हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 पर डिस्कशन कर रहे थे और अध्याय 3 है जीवों में जनन। तो इसके अंतर्गत हम लोग दो भाग देख चुके हैं। पिछले भाग के अंतर्गत हम लोग अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो उसका हम लोग 5 प्रकार देखे थे। विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, खंडी भवन के द्वारा, पुनरुद्ध भवन के द्वारा तथा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को हम लोगों ने देखा। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग लैंगिक प्रजनन पर डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग यह पहले देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, यानी लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को देखिए दो चीज़ों पर मुख्य रूप से डिस्कशन करना है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पुष्पी पौधों में जनन तथा मानव में जनन, हम लोगों को दो टॉपिक देखना है। तो हम लोग आज यह देखते हैं कि पुष्पी पादपों में कैसे जनन होता है। तो इसके पहले हम लोग यह डिसाइड करते हैं कि लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है जिसमें दो विपरीत लिंगी जनक जीव कौन होंगे? नर व मादा जनन करते हैं। वस्तुतः यहां पर लैंगिक जनन का डिफिनीशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको अगर यह पूछता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो हम लोगों को यह बताना पड़ता है, संपूर्ण रूप से यह बताना पड़ता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग इसकी खासियत को भी देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत नर व मादा युग्मक यानी इसको गैमेट कहते हैं। युग्मक यानी शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है तथा निषेचन के पश्चात भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण के रूप में विकसित होता है तथा भ्रूण से ही नए
संतति जीव उत्पन्न होता है, नए संतति जीव उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर यह डिफिनीशन कंप्लीट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इस डिफिनीशन को आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इस बात में संदेह नहीं कि आप लैंगिक प्रजनन को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग लैंगिक प्रजनन को देख रहे हैं कि ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है जिसमें दो विपरीत लिंगी जनक दो विपरीत लिंगी जनक जीव, जिसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोनों विपरीत लिंगी जीव को क्या कहा जाता है, तो नर व मादा कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो नर और मादा जनक होते हैं उनके युग्मक, ध्यान रखिएगा, ये युग्मक शब्द है और ये युग्मनज शब्द है, यानी युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, और उनके निषेचन के परिणाम स्वरूप किस चीज का निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज किसमें विकसित हो जाता है, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है, और यह भ्रूण वृद्धि करते हुए क्या उत्पन्न करता है, एक नए संतति जीव को उत्पन्न करता है, और इसे ही हम लोग लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर यह दो तीन चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि लैंगिक जनन के अंतर्गत, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत देखा कि लैंगिक जनन के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पर युग्मनज की बात करें, युग्मक की बात करें, युग्मक, तो यह युग्मक कैसे होते हैं, तो नर व मादा होते हैं। नर युग्मक क्या है, तो शुक्राणु है, तथा मादा युग्मक क्या है, तो अंडाणु है। इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी अगर हम उदाहरण ले कि मानव के अंतर्गत, तो मानव के अंतर्गत जो नर युग्मक होते हैं वह भी 46 होते हैं। इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं उसके गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, और इसका भी 46 होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी इसका नर का 23 और मादा का 23, यह दोनों मिलकर के क्या निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। और यही जब निषेचित हो जाएगा तो निषेचित होकर के भ्रूण का विकास करेगा, और इस भ्रूण में इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगा। और यही भ्रूण किसके रूप में वृद्धि करके नए संतति जीव में विकसित हो जाएगा, और इसी तरह से लैंगिक जनन होता है। तो हम लोग को आज देखना है कि पुष्पों में किस तरह से लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो युग्मक होते हैं वह नर तथा मादा, और नर और मादा के अंतर्गत क्या होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु होता है, जो कि क्या होते हैं, यह युग्मक का निर्माण करते हैं। तो हम लोग पुष्पों के अंतर्गत जो जनन अंग है, तो पुष्पों के अंतर्गत जो जनन अंग की बात करें, तो मानव के अंतर्गत जो जनन अंग होता है, तो मानव के अंतर्गत जो जनन अंग होता है, जनन अंग नर के अंतर्गत वृषण होता है, तथा मादा के अंतर्गत अंडाणु होता है। अब हम लोग को देखना है कि जो आवृत बीजी पुष्प होते हैं, जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, इसके अंतर्गत जनन अंग कौन सा होता है, तो देखिए पुष्पों के अंतर्गत जो जनन अंग होता है वह फूल होता है, यानी इसको पुष्प कहते हैं।
क्योंकि पुष्प के अंतर्गत ही नर तथा मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं, दोनों ही जनक पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जब लिंग के आधार पर कुछ जीव होते हैं जो कि एक लिंगीय होते हैं और कुछ जीव द्विलिंगीय होते हैं। यानी अगर पुष्पों में भी देखेंगे तो कुछ ऐसे जो पादप होंगे जो द्विलिंगीय होंगे और कुछ जो पादप होते हैं एक लिंगीय होते हैं। तो एक लिंगी जनक किसको कहते हैं? तो एक लिंगीय जीव, सॉरी जनक नहीं जीव, एक लिंगीय जीव उसे कहते हैं, एक लिंगीय जीव के अंतर्गत या तो नर होता है या मादा। यानी एक लिंगीय जीव उसको कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन द्विलिंगीय जीव किसको कहते हैं? तो द्विलिंगीय जीव जिसके अंतर्गत नर व मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं, उसको हम लोग द्विलिंगीय जीव के नाम से जानते हैं। अगर हम जीवों में बात करें तो जैसे केचुआ की बात करें, फीता कृमि की बात करें, स्टार फिश की बात करें, ये क्या होते हैं? यह द्विलिंगी जीव के उदाहरण हैं। पादपों में भी बहुत से ऐसे पादप होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही पुष्पों के अंतर्गत नर और तथा मादा दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो एक लिंगीय होते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो एक लिंगीय पादप का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मिलता है पपीता। उसके बाद खरबूज मिलता है, तरबूज मिलता है आदि। यह क्या होते हैं? एक लिंगीय होते हैं। तो यह एक लिंगीय और द्विलिंगीय का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आवृत बीजी पुष्प होते हैं, या कहें कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत लैंगिक जनन कैसे होता है। और इस लेसन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पुष्पी पादपों में या पुष्पी पौधों में जनन। ये वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इंपॉर्टेंट में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग एक एक पार्ट का इसको अध्ययन करते हैं। तो अनावृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पादपों में प्रजनन जनन लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। अब इसके विशेष जननांगों को हम लोग अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से इसके जननांग होते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी एंजियोस्पर्म पौधे के अंतर्गत जो जनन होता है उसमें 4 चक्र होते हैं, उसको 4 चक्र बोला जाता है। 4 चक्र में 2 चक्र क्या होते हैं? सहायक होते हैं, तथा 2 चक्र क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। अगर हम 2 सहायक चक्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत होता है बाह्य दल तथा दूसरा होता है दल पुंज। कहीं कहीं इसको दल भी लिखता है या दल पत्र भी लिखता है। हम
पहले से चित्र बनाकर रखे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे। तीसरा होता है पुमंग। पुमंग इसको पुंकेसर, पुंकेसर भी बोला जाता है। यह क्या है? नर जनन अंग है। और चौथा है जयांग। जयांग इसको स्त्री केसर भी बोला जाता है, स्त्री केसर भी बोला जाता है। अब हम लोग एक एक को अध्ययन करते हैं कि इसके जो दो सहायक हैं, यह दो सहायक इस चार चक्र के अंतर्गत, जो जनन चक्र है उसके अंतर्गत चार चक्र होते हैं और दो सहायक हैं और दो क्या हैं? मुख्य जनन अंग है। तो हम लोग एक एक को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है। इसमें भी देख लेते हैं कि यह पुष्पी पादपों में, पुष्पी पौधों में जनन के लिए है। अब इसके अंतर्गत पुष्प वृंत, यानी कि जो हरे रंग का पार्ट्स होता है वह क्या होता है? पुष्प वृंत होता है। ये जो डंठी होती है उसे पुष्प वृंत होता है, जिसपे फूल टीका होता है, आसन लगाया होता है, इसीलिए पुष्पासन इसको कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बाह्य दल पूंज कहा जाता है, बाह्य दल पूंज कहा जाता है। इसको दल पूंज या दल पत्र या कहीं कहीं पर दल भी लिखा रहता है। इसके अंतर्गत जो यह है इसको हम लोग स्त्री केसर, एक मिनट, इसको हम लोग स्त्री केसर यानी जयांग, और जयांग को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के अंतर्गत तीन पार्ट पाए जाते हैं। यह जो होता है अंडकोश होता है, यानी इसको ऐसे कर लेते हैं। यह जो होता है अंडकोश होता है, अंडकोश होता है। यह जो होता है वर्तिका होता है, वर्तिका होता है। तथा यह जो पार्ट्स होता है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये मादा जनन अंग है। यानी पुष्पों के अंतर्गत जो मादा जनन अंग, जिसको जयांग या स्त्री केसर कहा जाता है, उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर होता है, शीर्ष पर होता है, वह क्या होता है? वर्तिकाग्र, क्योंकि यही परागण की क्रिया होती है। उसके बाद जो एक डंठल नुमा संरचना होती है उसको वर्तिका, तथा नीचे जो फूला हुआ पार्ट होता है जो आधार पर होता है उसको हम लोग अंडकोश के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यह जो एक ही पुष्प के अंतर्गत यह जो पार्ट्स है, यह जो पार्ट्स है इसको हम लोग पुमंग, पुमंग या इसी को पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी दो पार्ट होते हैं। यह जो होता है उसको पुतंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। इसको कहीं कहीं पर तंतु भी लिखा हुआ है, तो सारा नाम जानना आवश्यक है। पुतंतु या तंतु कहा जाता है तथा इसको परागकोश कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। यानी एक पुष्प के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती है? तो एक पुष्प के अंतर्गत जब हम लोग पुष्पी पादपों का जनन पढ़ते हैं तो यह पुष्प वृंत है, जो डंठल नुमा संरचना होता है, यह पुष्पासन होता है, जो कि हरे रंग का पार्ट्स होता है और इस पर पूरा पुष्प व्यवस्थित होता है। उसके बाद जो यह होता है जो कि दल पुंजों को सहारा देता है, उसको हम लोग बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। तथा उसमें से कई पंखुड़ियों की संरचना, जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, पंखुड़ियों की संरचना निकली होती है। एक पुष्प के अंतर्गत कई इस तरह से दलपुंज या दल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग दलपत्र के नाम से जानते हैं। तथा एक ही पुष्प के अंतर्गत अगर कोई पादप द्विलिंगीय है तो एक ही पुष्प के अंतर्गत पुमंग भी पाया जाएगा और जयांग भी पाया जाएगा।
पुमंग क्या है? तो पुंकेसर है। नर यह नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। और यह क्या है? मादा जनन अंग है। अब पुमंग के अंतर्गत क्या होगा? तो पुमंग के अंतर्गत जो डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, यह इसको हम लोग पुतंतु या तंतु के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ऊपर फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है, उसको हम लोग पराग कोश के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो संरचना है, यह संरचना पूरा क्या होता है? जायांग होता है। इसी को स्त्रीकेसर भी कहा जाता है। और यह क्या है? मादा जनन अंग है। और इसके अंतर्गत जो यह फूला हुआ पूरा पार्ट्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अंडकोश कहते हैं। यह जो एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, उसको वर्तिका कहते हैं। तथा जो ऊपर एक फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है, उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। परागण की क्रिया कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र पर होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। जो 4 चक्र है, 4 चक्रों के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जा रही है और उसका क्या कार्य है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1, बाह्य दल, यानी पहला चक्र क्या है? बाह्य दल है। तो बाह्य दल का कार्य क्या होता है? तो बाह्य दल का कार्य होता है पुष्पों को सहारा प्रदान करना। बाह्य दल यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। प्रथम चक्र होता है जो हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है तथा पुष्पों को क्या करता है? पुष्पों को सहारा देता है। यह हमने बताया कि यह कौन सा पार्ट्स होता है? तो यह जो हरे रंग का पार्ट है, यह जो पार्ट है, देखते होंगे फूल के अंतर्गत इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो हरे रंग की होती है। और यह क्या करता है? पुष्प को सहारा देता है। बाह्य दल पूंछ, यह प्रथम चक्र है। अब द्वितीय चक्र को देखते हैं। जो 4 चक्र होता है, 4 चक्र, उसके अंतर्गत दूसरा चक्र क्या होता है? तो दलपुंज होता है। दलपुंज होता है। इसको हम लोग दलपत्र या दल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं, यानी पुष्प की पंखुड़ी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह कार्य क्या करता है? तो यह पुष्पों में दूसरा चक्र होता है। चक्र होता है जो सफेद, लाल, पीले आदि रंग का होता है तथा यह परागण की क्रिया के लिए कीट पतंगों को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी जो दलपुंज होता है, दलपुंज क्या होता है? तो यह दूसरा चक्र होता है। और यह दूसरा चक्र क्या करता है? तो यह रंगीन होता है। इसके अंतर्गत सुगंध होता है। और यह क्या करता है? यह कीट पतंगों को परागण की क्रिया करने के लिए, हम लोग अभी देखेंगे कि परागण की क्रिया किसे कहा जाता है, परागण की क्रिया के लिए क्या करता है? आकर्षित करता है। यह दोनों ही जो चक्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह क्या होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। उसके अंतर्गत मुख्य चक्र को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? तो पुमंग जिसे पुंकेसर,
के नाम से भी जाना जाता है। यह पुष्पी पौधों का तीसरा चक्र होता है। यह नर जनन अंग है। यह भी इसमें दो अंग पाए जाते हैं। अब कौन कौन से? तो नंबर वन पुतंतु, जिसको हम लोग तंतु के भी नाम से जानते हैं। यह क्या करता है? यह पराग कोष को सहारा देने का कार्य करता है। यानी यह क्या होता है? तो नर जनन अंग का मुख्य भाग होता है जो पराग कोष को सहारा देता है। अब इसके अंतर्गत दूसरा पुतंतु, यह पुतंतु नंबर 1 था। अब नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो नंबर 2 होता है पराग कोष। यह पराग कोष, जैसा कि हमने कहा यहां पर होता है, यह पराग कोष मुख्य नर जनन अंग है, जिससे पराग कण निकलता है। तो यह हुआ आपका पुष्पी पादपों के अंतर्गत जो 4 चक्र होता है। 4 चक्रों में यह तीसरा चक्र हुआ पुमंग। अब हम लोग चौथे चक्र को देखते हैं। तो चौथा चक्र क्या है? तो जयांग है। जयांग यह क्या है? तो यह मादा जनन अंग है तथा पुष्पी पादपों में चौथा तथा अंतिम चक्र है। इसे भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। अभी हमने बताया कौन कौन से? तो वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडकोश। तो हम लोग इन तीनों को ही अलग अलग देख लेते हैं कि वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है तथा अंडकोश क्या होता है। तो वर्तिकाग्र यह मादा जनन अंग है, जिस पर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है।
पाया जाता है जहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर पराग कण आकर चिपकते हैं तथा पादपों में निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। यह वर्तिकाग्र है। अब वर्तिका क्या है? तो वर्तिका एक डंठल नुमा संरचना है। एक डंठल नुमा संरचना है जिससे होकर नर पराग अंडकोश तक पहुंचता है। यानी वर्तिकाग्र क्या होता है? तो एक डंठल नुमा संरचना होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो नर जो पराग होता है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। नर जो पराग होता है वह अंडकोश तक पहुंचता है। अंडकोश हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। अब अंडकोश को देखते हैं कि अंडकोश क्या होता है। अंडकोश यह मादा का मुख्य जनन अंग है जहां पर जहां पर बीजांड अवस्थित होता है तथा पराग कण जब वहां पहुंचता है तो निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया होता है तथा भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है। तो यह हम लोग 4 चक्र को पढ़ रहे थे और 4 चक्रों के अंतर्गत यह जो अंडकोश है यह क्या है? यह मादा का मुख्य जनन अंग है और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? तो इसके अंतर्गत बीजंड पाया जाता है और यह इसी बीजंड में यहाँ ये इसे क्या कहते हैं? यह बीजंड होता है। यह क्या होता है? बीजंड होता है। बीजांड कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बीजांड। और यहीं पर जब यह परागकण यहाँ से जो परागकोश होता है वह परागकोश जब वर्तिका तक पहुंचता है तो वर्तिका तक पहुंचने के बाद यह पराग कण से एक तंतुनुमा संरचना निकलता है और उसी के माध्यम से होते हुए वह पराग कण वह अंडकोश में पहुंचता है तथा वहाँ बीजांड अवस्थित होता है और बीजांड से जाकर के यह क्या करता है? निषेचित हो जाता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप उसमें क्या निर्मित होता है? भ्रूण का विकास होता है और यही भ्रूण विकसित होकर के एक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा जो यह अंडकोश होता है यह पूरा अंडकोश जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यह अंडकोश क्या हो जाता है? तेजी से फूल करके क्या निर्मित कर लेता है? फल का निर्माण कर लेता है। तथा अब इस दौरान क्या होता है? चाहे ये
वर्तिकाग्र की बात करें, चाहे वर्तिका की बात करें, चाहे यह पुमंग की बात करें, चाहे बाह्य दलपुंज की बात करें, यह क्या होते हैं, यह सूख कर समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से एक नए जीव बीज के रूप में विकसित हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यहां से नए जीव का विकास कैसे होता है, तो देखिए, आप अगर चने को भिगो करके रखते हैं, जो कि 2 दल पत्री है, 2 दल पत्री है, अब उसको चीड़ करके देखेंगे, भिगो करके चीड़ कर देखेंगे, तो उसमें एक इस तरह की संरचना पाई जाती है। यह क्या है, यह नया पौधा का बीज है। यही अनुकूल परिस्थितियों में यानी उस प्रकार के क्लाइमेट मिलेगा तो यह क्या होगा, अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। तो यह इसी प्रकार से पुष्पी पादपों में जनन होता है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यह एक पुमंग का चित्र है, सॉरी पुमंग नहीं, जयांग का चित्र है, जयांग का चित्र है। और इस पर यह क्या है, तो यह है, इसको हटाते हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। यह एक जयांग का चित्र है, जयांग का चित्र है। इसके अंतर्गत यह क्या होता है, अंडकोश होता है, अंडकोश होता है। और यह क्या होता है, बीजांड होता है, बीजांड होता है। यह वर्तिका है, वर्तिका, और यह होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब यहां पर देखिए, अगर एक ही पुष्प के अंतर्गत नर तथा मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाएंगे, यानी पुमंग तथा जयांग, यानी कि पुंकेसर तथा स्त्री केसर पाया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, स्वपरागण होगा, स्वपरागण होगा, स्वपरागण होगा। और यदि 2 पुष्पों, यानी कि अगर एक पुष्प है और इसके अंतर्गत केवल क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है, तथा एक जो पुष्प होता है, यानी कि क्या है, यह एक लिंगीय पौधा है। तो जब द्विलिंगीय पौधा होगा, यानी कि उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यह स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों ही संरचना पाई जाएगी, तो इस पर क्या होगा, यह स्वतः ही क्या करेंगे, परागण की क्रिया करेंगे। और परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पर क्या होगा, स्वपरागण होगा। यानी एक ही पुष्प के अंतर्गत स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं और वह परागण की क्रिया करते हैं, तो उसे हम लोग स्वपरागण के नाम से जानते हैं। यदि एक लिंगीय जो पौधे होते हैं, एक लिंगीय जो पुष्प होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो स्त्री केसर होता है वह दूसरे पुष्प में होता है, तथा जो पुंकेसर होता है वह दूसरे पुष्प पर पाया जाता है। और वहां पर एक वाहक के रूप में चाहे वायु होता है, चाहे कीट पतंगे होते हैं, तमाम तरह के जो कीट पतंगे होते हैं, जो क्या करते हैं, वह परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। और वहां से यानी कि पुंकेसर से वह पराग कण को उनके पैरों में चिपक जाता है और वह कहां लाकर लेकर के आते हैं, वह यहां पर लेकर के आते हैं, पराग कण है ये। और इस तरह से पौधों के अंतर्गत निषेचन होता है। और इस प्रकार से जो निषेचन होता है तो उसको हम लोग पर परागण के नाम से जानते हैं, पर परागण के नाम से जानते हैं। यानी एक ही पुष्प के अंतर्गत नर और मादा दोनों ही गुण पाए जाते हैं और वह आपस में परागण करते हैं, तो वह स्वपरागण। यदि दूसरे पुष्प से परागकण आता है और तब परागण की क्रिया होती है, तो उसे हम लोग पर परागण के नाम से जानते हैं। इसके बीच में कुछ अंतर होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब पराग कण आता है तो इसके अंतर्गत एक नलिका विकसित हो जाती है। इस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर पराग नली कहते हैं, पराग नली कहते हैं। यह पराग कण है तथा यह नर युग्मक है,
यह नर युग्मक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर परागकण की क्रिया हुआ। परागकण की क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब पराग कोश के अंतर्गत जो पराग कण होता है, वह पराग कण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आकर के पहुंचता है, उसे हम लोग परागण की क्रिया के नाम से जानते हैं। जब परागण की क्रिया हो जाता है तो पौधों के अंतर्गत क्या होता है, वह वर्तिकाग्र पर आकर के चिपक जाता है और उस पराग कण से एक पराग नलिका निकलती है। और वही पराग नलिका कहां जाती है, वह निषेचन करने के लिए अंडकोश में जाती है, जहां पर क्या होता है, बीजांड होता है और वहां पर क्या होता है, वहां पर निषेचन होता है। क्योंकि बीजांड क्या है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। और यहां पर निषेचन के परिणाम स्वरूप यही जो यहां पर युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज किसके रूप में, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। और यही भ्रूण धीरे धीरे विकास करके यह क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, बीज बन जाता है। तथा जो यह अंडकोश होता है, यह अंडकोश होता है, यह धीरे धीरे क्या होता है, फूल करके यह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से पुष्पी पादपों के अंतर्गत प्रजनन होता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक चीज और देखते हैं कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, यानी स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है। स्वपरागण तथा परपरागण गण में अंतर 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 नंबर 1, स्वपरागण के लिए स्वपरागण द्विलिंगी लिंगीय पुष्पों में होता है, तथा इसके अंतर्गत नर तथा मादा दोनों ही युग्मक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जबकि परपरागण में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। यह नंबर 1 अंतर हुआ। अगर नंबर 2 की बात करें तो हम यहीं से देख लेते हैं कि नंबर 2 क्या अंतर होगा। तो नंबर 2 अंतर की बात करें तो दूसरा, पर स्वपरागण के अंतर्गत स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों साथ परिपक्व होते हैं। जबकि परपरागण के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। अगर हम तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरे अंतर के अंतर्गत जो
पर परागण होता है, सॉरी स्वपरागण, स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि पर परागण के लिए, परागण के लिए वायु अथवा कीट पतंग माध्यम का काम करते हैं, माध्यम का कार्य करते हैं। तो यह हुआ स्वपरागण तथा पर परागण के बीच अंतर। तो इस तरह से हम लोग पुष्पी पादपों के अंतर्गत प्रजनन देख रहे थे, जनन देख रहे थे। अगले हम भाग के अंतर्गत आते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानवों के अंतर्गत किस प्रकार से प्रजनन होता है, किस प्रकार से जनन होता है। थैंक यू।